हाय मेरे RKBBM के प्रिय छात्रों, फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरा नाम मनोज कुमार साव, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और MA B.Ed। ये परिचय ज़रूरी था क्योंकि आप लोग जानते हैं और विद्यालय में हमसे परिचित हैं। सबसे पहले मैं आपके अभिभावकों को नमस्कार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आज मैं जो वीडियो यह बनाने जा रहा हूं यह विशेषकर 5, 6, 7 के बच्चों के लिए है, जो कि मोबाइल तो चलाना जानते हैं परंतु वो कितना चलाएंगे, कैसे गृह कार्य करेंगे, कैसे उसका सही सदुपयोग करेंगे, यह अभिभावकों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसे कृपया करके आप अपने अभिभावक के साथ मिल करके इसे देखें या अंत में जो गृह कार्य दिया जाए उसे पूरा करें। अब मैं आपके सामने अपने स्कूल द्वारा दी हुई पुस्तक को आपके स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यही आपका फ्रंट पेज यानी कि आगे का पृष्ठ यही दिखाएगा, सिर्फ क्लास आपका बदल जाएगा। तो मैंने एक कक्षा सप्तम का ही बुक लिया और ये सारी बातें आपका देख रहे हैं। पहला चैप्टर यहाँ पर भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण, यही पाठ लगभग आपके दूसरे कक्षाओं में, पहला पार्ट 5 में भी वही है और 6 में भी है, 7 में भी है, लगभग 8 में भी है। करना ये रहता है कि थोड़ा सा विषय का विस्तार कर देते हैं हम लोग, क्योंकि शुरू में जो बच्चे भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे, हो सकता है कि उनके पाठ में आप देखे होंगे, 5 क्लास के बुक में आप देखेंगे कि सिर्फ भाषा और व्याकरण है। तो 6 में जुड़ गया भाषा, व्याकरण, लिपि, फिर 8 में 7 में जुड़ गया भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो उसके साथ साथ बढ़ते जाता है आपका पाठ, थोड़ा सा विस्तार होते जाता है। तो इसीलिए मैं ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जो सभी जूनियर क्लास जो आते हैं हमारे 5, 6, 7 में, वो व्याकरण पहला चैप्टर बोल करके आप इसे सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले आता है भाषा क्या है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहली लाइन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपनी खुशी, प्रेम, दुखी आदि भावनाओं को वह भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। कुछ उदाहरण भी है। क्या हुआ अमन, मेरे साथ में दर्द हो रहा है, शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए हो। ठीक है, ये तो पूछा जा रहा है। अगर हम पूछें किसी भी बच्चे से कि भाषा क्या है, तो बोलेगा इंग्लिश भाषा, लैटिन भाषा, उर्दू भाषा। तो यह भाषा की परिभाषा नहीं हुई। मगर सबसे पहले हम लोग आते हैं आदि मानव से अभी तक अपने आप को व्यक्त करने का माध्यम। बहुत थे पहले इशारा से बात होता था, आप कुछ चीज़ दिखा करके या सुना करके बात करते हैं। बहुत इसमें है 3 रूप से, परंतु मुख्य रूप से 2 ही है, हम चर्चा करेंगे। तो मेरे अनुसार आज एक भाषा की परिभाषा आप लोग अगर सहमत हैं, सारे विद्यार्थी और जो भी इसमें बुद्धिजीवी अभिभावक हैं या जो भी अगर इस बात को अगर काटें, तो मैं आभार और उसमें तर्क चाहूँगा कि क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि यह जो परिभाषा मैंने बनाया है, यह परिभाषा हम और विद्यार्थी मिल करके कक्षा में बनाए हैं और यह सटीक बैठता है। भाषा क्या है? हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, वही भाषा है। रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यही भाषा है। प्रैक्टिकल में आइए, थोड़ा समझिए। रट्टी हुई भाषा सभी बोलते हैं, हमें रटना नहीं है। व्याकरण को कृपया यहाँ पर ध्यान दें बच्चे, व्याकरण को बदला नहीं जा सकता है।
व्याकरण को थोड़ा और आसान, थोड़ा और रुचिकर बनाने का प्रयास हम करते हैं अपनी कक्षाओं में। तो आज भी इस परिभाषा से आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ याद करना नहीं है। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है, अगर आपके पाठ से लें, भाषा वह माध्यम है जो अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान। अब आदान प्रदान बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। आदान क्या है, प्रदान क्या है? आदान मतलब हम जो बोल रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, वही आदान प्रदान। तो इसी को आप अपने शब्दों में जोड़िए। हम जो बोल रहे हैं आप समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, वही भाषा है। तो यहाँ पर स्पष्ट हुआ, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर ये सारा जो भी ये सब पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं भाषा के रूप में। भाषा की परिभाषा स्पष्ट हो जाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं भाषा के रूप में। अब भाषा के रूप यहाँ पर क्यों दो ही है, क्यों नहीं सांकेतिक? जो कि बच्चों को हम हमेशा बोलते हैं सांकेतिक भाषा का आप विशेष प्रयोग करते हैं आप परीक्षाओं में। हो सकता है कि आप उंगली के माध्यम से ये दिखा करके कुछ बच्चों को सहायता करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन वह भाषा कुछ और भी लोग समझ जाते हैं। हम दो का निशान दिखाए, कोई इसको दो समझेंगे, कोई इसको विक्ट्री का साइन समझेगा। आप समझिए थोड़ा, जो भी अगर ये बात है तो आप समझ सकते हैं इस चिन्ह का अगर निशान, तो इसको कोई भी समझेगा, कोई भी दो समझेगा, कोई भी आप इसको विक्ट्री का साइन आप उंगली से बना लेंगे तो समझ जाएंगे। तो इसीलिए सांकेतिक भाषा का मान्य यानी कि प्रायः नहीं होता है। सबसे ज़्यादा मान क्या होता है? मौखिक और लिखित भाषा का। मौखिक का अर्थ है मौखिक, मुंह से बोला हुआ, बिल्कुल आसान है। मौखिक कहलाती है जो मुंह से बोली जाती है, मौखिक कहलाती है। एक दूसरे के लिए जानने वाले वार्तालाप, भाषण, टेलीफोन, रेडियो इत्यादि मौखिक भाषा का प्रयोग होता है। दूसरा है लिखित भाषा। हाँ, लिखित का अर्थ है लिखा हुआ, लिखी हुई। इस प्रकार लिखित भाषा का अर्थ हुआ लिखी हुई भाषा। क्यों इसका महत्व अधिक हो जाता है? मैं बार बार यह बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा संविधान एक लिखित है। जब भी हम लिख करके किसी को पत्र हुआ या कभी भी सरकारी कार्यालय में अगर प्रयोग करते हैं तो वह मान्य रहती है, और लिखित भाषा का प्रयोग सर्वमान्य है। ऐसे मौखिक का भी है। दूसरा पढ़कर उन्हें समझना चाहिए लिखित कहलाती है। आप यहाँ पर परिभाषा, आपका पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखते हैं, ये सभी के रूप में बोली जाती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी हो सकता है चौराहे पर एक सिपाही हाथों के संकेतों से वाहन को निश्चित दिशा में चलने को कह रहा था, लेकिन वास्तव में भाषा नहीं है, ये विशेष स्थितियों का प्रतीक है। समझ रहे हैं? इसमें दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो अब यहाँ पर सेम, लेकिन ये वास्तव में भाषा नहीं है, विशेष स्थितियों के प्रतीक। भाषा के लिए दो गुण अनिवार्य होना चाहिए, उससे बोला जा सकता है, उसमें संवाद हो सकता है। जिस प्रकार संसार में भाषाएं प्रचलित है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू इत्यादि, ये सब आप विशेष रूप से पढ़ेंगे। यहाँ तक वह भाषा के अन्य रूप। अब यहाँ पर अभी तक हम यहाँ पर रुक रहे हैं। सबसे पहले बात की हम यहाँ पर पढ़े भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप मुख्य रूप से, और उन दोनों की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं भाषा के अन्य रूप। अब यहाँ पर पाठ में आप देख सकते हैं मातृभाषा, बोली, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। हम यहाँ पर लेते हैं एक ही साथ, पहले मातृभाषा से ही चलते हैं, बोली को थोड़ा बाद में करेंगे। मातृभाषा सबसे पहले बच्चा जन्म से ही सीखता है। आप देख रहे हैं जो भी भाषा हम अपने माता पिता, परिवार और पड़ोस से सबसे पहले सीखते हैं वह मातृभाषा। मातृ का अर्थ ही है माता पिता के द्वारा सीखी हुई भाषा को ही मातृभाषा कहते हैं। पंजाब, अब यहाँ पर हमारे स्कूल में जैसे हम हमेशा खड़े करके बताते हैं, कोई बंगाली है, कोई पंजाबी है, पंजाबी हो सकता है, कोई बिहार से तो भोजपुरी बोल सकता है। मातृभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। आप कृपया पेन एंड पेंसिल और कॉपी लेकर के बैठिए, एक एक लाइन यहीं पर अंतर भी हो जाएगा, आगे चल के हम अंतर भी बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पहचान है मातृभाषा की क्या, कि मातृभाषा सबकी अलग अलग हो सकती है। एक आसाम से आया हुआ बच्चा असमिया, एक गुजरात से गुजराती, तमिल का बच्चा तमिल उसका होगा, बंगाल से तो बंगाली, और भोजपुरी यानी बिहार से तो भोजपुरी हो सकता है। अब यहाँ पर बोली को पहले हम स्किप कर रहे हैं, बाद में आते हैं। अब आया राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा। अब यहाँ पर राजभाषा को विशेष जानना है, बहुत लोग इसे ध्यान दीजिए, इसे राज्य भाषा भी समझते हैं। अब देखिए, राज्य और राज में बिल्कुल अंतर है।
इसलिए अंतर है, आप समझ सकते हैं कि राजभाषा क्यों हम लोग 14 सितंबर, यहाँ पर एक डेट है 14 सितंबर 1949 को यह गौरव प्रदान हुआ। सभी लोग, विशेषकर मैं सारे पाठकगणों से और विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूँ, कृपया भ्रम में नहीं रहिए। हमारे देश के कुछ मतभेद के कारण अभी तक यह दुर्भाग्य है कि हिंदी को लिखित रूप में राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान नहीं हुआ है। यह हमारे लिए सबसे दुखद यह है, हिंदी भाषा भाषियों के लिए, क्योंकि विवेकानंद या हर एक महापुरुष ने कहा है किसी भी देश का विकास उसका नहीं हो सकता जब तक उसकी अपनी एक राष्ट्रभाषा ना हो। तो यहाँ पर बात करते हैं हम राजभाषा। भ्रम रहता है लोगों में, राज्य और राज्य मतलब आप समझ सकते हैं स्टेट, राज मतलब राजभाषा मतलब राज काज की भाषा। यहाँ पर और थोड़ा आपको हम विस्तार ले चलते हैं। हमें आज़ादी प्राप्त हो गई, सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 आज़ादी प्राप्त हो गई, अंग्रेज़ चले गए, लेकिन लिखित रूप में हम आज़ाद नहीं थे। हम अभी भी इंग्लिश में अंग्रेजी में काम काज करते थे। तो इसे सर्वमति से संपन्न से सभी बैठक के द्वारा बुद्धिमतों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम आज़ाद मतलब हम लिखित रूप में भी आज़ादी हमें चाहिए। तब जा कर के देश के सरकारी कार्यालयों में प्रयोग की जाने वाली राजभाषा बनी और वह 14 सितंबर 1949 को यह गौरव प्रदान हुआ। इसलिए प्रतिवर्ष सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट होना चाहिए कि राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हुआ है, राजभाषा घोषित हुआ है। केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक भाषा, यहाँ पर रेट से आप देख सकते हैं, अंग्रेजी है, जो कि मान्य है, दोनों ही आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं राष्ट्रभाषा। अब क्या है राष्ट्र, देख से सभी लोग बोलते हैं हिंदी क्या है, तो राष्ट्रभाषा। अब देखिए राष्ट्रभाषा क्या है। जब कोई भाषा देश के अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, हमें बनाने की अब किसी के रहमो करम पर नहीं है, क्योंकि यह मान्य है 70 से 75%। यहाँ पर कुछ आंकड़े आप देख सकते हैं, अलग अलग मतभेद रहता है। हम तो कहते हैं 80 से 85% लोग इस भाषा को समझते हैं, बोलते हैं। तो भाषा वही है जो हम बोल रहे हैं, अगला समझ रहा है, दूसरे समझ जा रहे हैं आसानी से। आप हिंदी न्यूज़ देखिए, बॉलीवुड की खबरें देखिए, या बॉलीवुड को फिल्म को अगर डबिंग किया जाता है हिंदी में तो कितनी कमाई करती है आर्थिक स्थिति से। इसी से आप समझ सकते हैं कि हिंदी दिन दुनी रात चौगुनी कर रही है। हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में, फिजी, गुयाना, मॉरिशस ऐसे जगहों पर, यहाँ पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी हिंदी की पढ़ाई, और यहाँ तक कि राजभाषा यानी कि यहाँ मॉरिशस में, ये सब में लिखित रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो कुछ हिस्से हैं जो विस्तार रूप की ज़रूरत है, मैं फिर कभी उस पर कक्षा ले सकता हूँ, क्योंकि ये भारत के आधिकारिक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए राष्ट्रभाषा है। फिर से राष्ट्रभाषा क्यों है, इस आधार पर हिंदी भाषा की राष्ट्रभाषा कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि अधिकांश नागरिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। स्पष्ट। अब यहाँ मानक भाषा संक्षेप में जान लेते हैं। किसी भाषा के अनेक स्थानीय रूप होते हैं, इसमें एकरूपता लाने के लिए इन स्थानीय रूपों को में जिस रूप को मान्यता दी जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक भाषा का अर्थ है आदर्श भाषा या शुद्ध भाषा। मानक भाषा व्याकरण सम्मत होती है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली हिंदी कहलाता है। अब आप कक्षा में, हम पिछले कक्षाओं में बोर्ड पर भी दिखाए थे, आप पहले मानक रूप क्या था आप समझ सकते हैं कि अ को पहले कैसे लिखा जाता, अब अ कैसे हो गया है। ऐसे कुछ शब्दों में पहले नुक्ता का प्रयोग, अभी नुक्ता का प्रयोग बहुत जगह वर्जित हो गया है हिंदी को और विस्तार करने के लिए। तो ये मानक भाषा। अब आते हैं हम यहाँ पर लिपि। अब जब भाषा आ गया तो उसके बाद हमको तो लिखना पड़ेगा। लिपि अब क्यों आवश्यकता पड़ी? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में आप एक लाइन में अगर याद कर सकते हैं। अब अगर हम जो भी भाषा बोल रहे हैं उसे चिन्हित किया जाए, अब जिस चिन्ह के द्वारा हमें चिन्हित किया जाए व्यक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। उन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। किस प्रकार अनेक भाषाएं हैं उसी प्रकार लिखने के ढंग भी अनेक है, अतः उनकी लिपियां भी भिन्न हैं। अब कोई भी भाषा किसी भी लिपि लिखी जा सकती है। आप देख सकते हैं दीपाली विद्यालय जा रही है तो यहाँ पर आप शेफाली सिंगिंग इंग्लिश में भी आप उसको लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिपि। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि का कौन कौन भाषा है? संस्कृत, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो।
रोमन लिपि का भी उदाहरण है अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रांसीसी, फारसी लिपि, उर्दू, गुरुमुखी, पंजाबी। अब इसके पहले हम व्याकरण के पहले अब यहाँ पर हम लोग पढ़ना चाहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिर से ऊपर जो छोड़े थे, बोली। बोली एक क्षेत्रीय बोली, सभी लोग बोलते हैं सर जो बोल रहे हैं वही बोली है। नहीं, बोली का थोड़ा सा समझिए, क्षेत्रीय यानी क्षेत्र में बोली जाती है, किसी एक सीमित क्षेत्र में कह सकते हैं। बड़े दायरा या इसका विस्तार दायरा नहीं होता है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। देखिए, बोली का प्रयोग किसी छोटे क्षेत्र में बोलचाल के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर उसका अपना शब्द अंतर भी आता है, बोली और भाषा में अंतर। अपना उसका भंडार, शब्द भंडार नहीं होता है, अत्यंत विशेष और स्थानीय होता है। प्रायः बोलियों की अपनी लिपि भी नहीं होती है, अतः उनका लिखित साहित्य भी, यानी साहित्य एक तरफ कर सकते हैं कि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है, भाषा में साहित्य की रचना होती है। बोली अंतर अब आप इसको लिख सकते हैं, बोली एक सीमित क्षेत्र में, भाषा एक व्यापक क्षेत्र में, जो कि आपको यहाँ सभी चीज़ नहीं मिलेंगे। कुछ आपको इसीलिए हमारे गुरुजन और हमारे शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है कि वहाँ पर हम आपका मार्गदर्शन कर सकें, जो कि आपको बुक से प्रायः नहीं हो पाता है। इतने दिनों से आपके पास बुक था, आपने खोला नहीं होगा क्योंकि आपको लग रहा होगा बहुत सारा कुछ है। कुछ नहीं है। अंत में हम 5, 6, 7 के बच्चों के लिए बताएंगे इस पार्ट से आपको विशेष क्या पढ़ना है, तो पूरा पाठ आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर साहित्य भी नहीं होती है, बोली भी। हम अगर आपका यही कमेंट चाहते हैं, हम अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, वहाँ पर आप बताइए कि हमें किस प्रश्न का उत्तर सर नहीं आया, किस टॉपिक यानी विषय का फिर से आप सर पुनरावृत्ति कीजिए, तो मैं अपनी अगली कक्षा में आपको पुनः फिर बताऊँगा। क्योंकि आप जूनियर ही हैं, कक्षा 10वीं के बच्चे से जूम से भी क्लास हम ले रहे हैं, तो वे लोग फेस टू फेस अपना प्रॉब्लम बता देते हैं। तो अब आते हैं सीधे, यहाँ पर मानक भाषा हो गया था, अब आती है लिपि भी हो गया था, अब यहाँ पर है व्याकरण। व्याकरण इसी में तो सारा कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। बहुत बच्चों से हम सुनते हैं अपने कक्षा में, सर हमारे स्कूल में व्याकरण पढ़ाई नहीं होता है। ये गलत बात है, आप लोग गलत संदेश न दिया कीजिए। व्याकरण के बिना पूरा अधूरा है हिंदी। आप एक, मेरे अनुसार से व्याकरण क्या है, एक लाइन में आप समझिए, एक अशिक्षित से शिक्षित बनाता है व्याकरण। फिर से, अशिक्षित से शिक्षित बनाता है व्याकरण। आपके गांव में भी आसपास में जो लड़के भाषा का प्रयोग करते हैं, लोग समझ ही जाते होंगे, उनके मम्मी पापा, उनके दोस्त लोग भी समझ जाते होंगे। लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से देखिएगा, उनके वाक्यों में त्रुटियां होती है, जो कि आप अगर व्याकरण का सही दिशा से आप पढ़ते चलेंगे तो आप सही भाषा का, सही शब्द का, सही वाक्य का प्रयोग करेंगे। यही है व्याकरण। अब आपको इससे अच्छा व्याकरण का परिभाषा बाद बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मानव के पास भाषा भी हो गई और लिपि भी हो गई, किंतु एक व्यक्ति को बात को अलग अलग ढंग से समझा और ग्रहण किया जाने लगा। इससे विचार बना कि कुछ नियम बनाकर इस स्वरूप को व्यवस्थित कर दिया जाए, ताकि सभी भाषा के एक ही रूप, एक ही प्रकार से समझे। इसके लिए व्याकरण को व्यवस्था की गई, जिसने भाषा की शुद्धता की जांच पड़ताल का जिम्मा लिया। समझ सकते हैं, पूर्ण रूप से दायित्व मिला है कि व्याकरण ही, किसी के ऊपर दायित्व होता है ना, जैसे हमारे ऊपर है कि आप पढ़ें, तो व्याकरण के ऊपर दायित्व है हिंदी में कि आप शुद्ध रूप से हिंदी सिखाएं। अब यहाँ पर व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। अगर शुद्ध शब्द हटा दें तो व्याकरण की परिभाषा नहीं होगा। अगर कोई बच्चा अगर बोले या कहीं से आप सुने, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, गलत है। अब इसी के साथ सिर्फ एक शब्द जोड़िए, व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध बोलना सीखते हैं, वही व्याकरण है। अब आपको जो अच्छा लगे वो याद कीजिए, अपनी भाषा को अपनाइए, या यहाँ पर किताब में दिया हुआ है वो भी अपना सकते हैं। शुद्ध शब्द नहीं हटाइएगा। व्याकरण ही वे नियम बनाता है जिनके द्वारा भाषा की शुद्धता तथा एकरूपता बनी रहती है।
भाषा ध्वनियों पर आधारित होती है। ध्वनियाँ वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस आधार पर व्याकरण के 3 अंग हैं। इसमें हम लोग विस्तार रूप से अगली कक्षा में आपका दिया होगा। वर्ण विचार पाठ भी आएगा, शब्द विचार भी आएगा उसमें पाठ, और वाक्य विचार का भी पाठ आएगा। अब यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस पाठ में पहले ही, हिंदी भाषा, यहाँ पर कह सकते हैं हिंदी भाषा का महत्व लिख दीजिए आप यहाँ पर इसके साथ, हिंदी भाषा का महत्व। आप समझ सकते हैं कि कितना ये आपके लिए ज़रूरी है, हिंदी भाषा का महत्व। अब यहाँ पर है क्या, हिंदी भाषा लगभग 1000 वर्ष पुरानी भाषा है, गर्व से कहिए। इसका विकास क्रम इस प्रकार है, देखिए, संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, मूल रूप संस्कृत ही है, ये हम लोग जानते हैं। भारत के प्रमुख हिंदी भाषा क्षेत्र हैं, जान सकते हैं आप, जहाँ पर आप रहते हैं इसमें हमको लगता है कि प्रायः विद्यार्थी यहाँ से हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश इत्यादि। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह विश्व की एकमात्र ऐसी लिपि है जिसमें स्वर और व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखने की व्यवस्था है। जैसे लिखा जाता है वैसे पढ़ा जाता है। इस लिपि का ऐसे ही नहीं, देवों की लिपि कह सकते हैं। देवनागरी को आप विकसित करेंगे, देवों की लिपि, देवनागरी की यानी देवताओं की लिपि है। इसलिए हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है। आगे, हिंदी केवल भारत ही नहीं, ये तो हम आगे भी बता दें अपनी चर्चा में, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में नहीं, या फिर तो फिजी की भी राजभाषा है। आप मॉरिशस भी ले सकते हैं। बहुत इसमें विस्तार है यह पाठ। हम लोग जब मास्टर डिग्री में थे तो भाषा विज्ञान एक 100 नंबर का अलग ही चैप्टर, अलग ही ये था विषय। विज्ञान, संगीत, सिनेमा आप देख सकते हैं। विज्ञान सिनेमा यानी कि सभी जगह किस प्रकार हम उदाहरण दिए थे बॉलीवुड का भी, आदि क्षेत्रों में हिंदी की मांग जिस तरह बढ़ी है वैसे किसी और भाषा की नहीं। गर्व से कहिए, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। सभी भाषाओं का आदर कीजिए, तभी आपका कल्याण होगा। आज के बढ़ते जगत में आप अंग्रेजी को भी और हिंदी को भी दोनों को साथ लेकर चलिए, तभी एक संपूर्ण विद्यार्थी आप बन पाएंगे। तो यहाँ पर मैं धन्यवाद करने से पहले आप देख सकते हैं हमने सीखा कुछ संकेत बिंदुओं में, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग रहता है। ये अपने से भी हम लोग कक्षा में बनाते रहे हैं, जो कि इस पुस्तक में दिया हुआ है। हमने क्या सीखा, या अंत में पाठ का सार। पहला, भाषा भाव और विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। चलिए आप यही लीजिए। भाषा के 2 रूप, मौखिक लिखित। बोलकर और सुनकर होने वाले संप्रेषण मौखिक भाषा है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में विभक्त करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा समय आपका वीडियो कम ये होगा, आपका स्क्रीन पर है, आप आगे पढ़ सकते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना व्याकरण का काम है अब तक। अब यहाँ पर मैं अंत में अपना नंबर दूंगा और गृह कार्य आप ये 5, 6, 7 के बच्चों के लिए जो आपके पुस्तक में है उसको बारी बारी से फेयर बनाइए या पेज पर लिखिए, और जो हम तो कहते हैं जो प्रश्न नहीं आए उसको पहले नोट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए, या फिर जैसे भी हो हमसे संपर्क कीजिए। फ़ोन नंबर है 966711, फिर से 966711. धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, फिर से पुनः उनके अभिभावकों को भी धन्यवाद सुनने के लिए। और यह हम आशा करते हैं कि इस कोरोना महामारी में आप भी पूरे हिंदुस्तान की सहायता करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।